माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन नेतृत्वगण और सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवी, वरिष्ठ विश्लेषक सीकेलाल जी के इतनी गहराई से हुए विश्लेषण के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कहने के लिए है, इसलिए मनीष जी ने कहा 3 मिनट, शायद ये भी बहुत हो जाए मेरे लिए। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगी, जिस समय और जिस नीति की बात अभी सामने आ रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये कि नीति नेता तय करते हैं और जनता उसके पीछे चलती है। और पिछले 8 वर्षों से संविधान बनने की और उसके साथ साथ जो सारी प्रक्रिया गुजरी, उसके बाद जो संविधान आया, तो उस वक्त जो होना था वो बिल्कुल नया नहीं था, पृष्ठभूमि तो तैयार थी। और अचानक संविधान का आना और उस वक्त जनता जिस तरह स्वतः स्फूर्त रूप में सामने आई थी, तो शायद हमारे नेताओं को भी ये वक्त नहीं मिला कि वो किसी मजबूत नीति का निर्धारण कर सकते। वो उनके साथ चल पड़े। पहले जनता सामने आई थी और फिर नेता उनके साथ हो लिए थे, क्योंकि नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे विश्लेषक जी ने कहा, बिना नेतृत्व के कभी भी कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। मैं शिक्षिका भी हूँ और मुझे एक बात मैं अपने छात्रों को कहती हूँ, जब कभी अनुसंधान की बात आती है, मैं इस आंदोलन को अनुसंधान से भी जोड़ना चाहूंगी। हमारे पास एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सामने मुद्दा होता है, एक बिंदु होता है शीर्षक, समय सीमा, अध्याय, उपसंहार। शायद ये सारी बातें अगर उस वक्त तय की जाती तो आंदोलन इस तरह शिथिल नहीं होता। मैं शिथिल कह रही हूँ क्योंकि आंदोलन सचमुच जारी है। मधेश के हर दिल में आंदोलन है, इसलिए आंदोलन मरा नहीं है। निराशा भी बहुत हद तक एक क्षण को लोगों के दिल में आई होगी, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अचानक जो हुआ, जो जोश था लोगों में, वो अचानक ठंडा हुआ। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये एक बात सामने आई कि नहीं, महतो जी ने नाकाबंदी फिरता ले लिया, पर जो वस्तु स्थिति थी वह पहले से ही नाकाबंदी को कमजोर कर रही थी। नाकाबंदी सर ने कहा कि वो हमारा ब्रह्मास्त्र था, पर शायद उसके पहले भी बहुत समय से मधेश झेल रहा था। उस दरमियान मैं राजनीति की नहीं हूँ, शायद इतनी गहराई से अपनी बात नहीं कर सकूं, लेकिन मैंने जो समझा कि अगर नाका पे लोग नहीं बैठे रहते तो जो लोग मरे इसकी संख्या असंख्य हो जाती, क्योंकि नाका पर गोली चलाना मुश्किल था। उसके पहले क्या हुआ, लोगों के जुलूस निकलते थे, रैलियां होती थी और सत्ता पक्ष उसका दमन कर रहा था, वो भी इतनी नृशंसता के साथ कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज तक हमारा सत्ता पक्ष उसके लिए शर्मिंदा भी नहीं है। तो उन्होंने जिसे मारा वो भी किसी घर के चिराग थे और इस तरह मारना नहीं चाहिए था। गोलियां कहाँ चली? सीधे सीधे गर्दन के ऊपर। तो ये तय था कि अगर कुछ वहां हो रहा है, 2-4 लाशें गिरा तो काठमांडू सहज हो जाएगा। नाकाबंदी की गई काठमांडू के गति को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ भी अगर बेईमानी किसी ने किया तो वो हमारे मधेश के ही लोग थे। अगर उन्होंने वहां मजबूती दिखाई होती और उस तस्करी में या कालाबाजारी में अपना हाथ नहीं दिया होता तो शायद काठमांडू कमजोर पड़ जाता। तो बेईमान तो हम हुए ना। यहाँ कहीं ना कहीं सारे हमारे नेतृत्व उस चीज को समझा नहीं पाए मधेश को कि यह नाकाबंदी उनके लिए है। पैसा कमाने का अवसर फिर मिल जाता देश और मधेश के लिए लड़ने का और मरने का। वो एक ऐसा वक्त था कि उस वक्त लोग हासिल कर सकते थे, पर यहाँ कमजोरी हुई। लोगों के दिमाग में सीधी बात आई कि नाकाबंदी है तो इस वक्त सही बात है, वहां भी लोगों ने शायद बहुत बैंक बैलेंस बनाए होंगे और काठमांडू तो आज तक उसकी तैयारी में है। सब कुछ सहज है, लेकिन गाड़ियां अभी भी सड़कों पे है। पेट्रोल टंकी की जगह पानी टंकी में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सत्ता को अभी भी ये डर है कि आंदोलन भड़केगा, इसलिए इसकी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। पर ये आंदोलन उस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमारे माननीय नेतागण और नेतृत्व, सबसे बड़ी बात अगर कुछ है, इसी अल्फा बीटे में आज से शायद 1-1.5 साल पहले मुझे कुछ कहने का मौका मिला था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप एक हो, और ये एक होना अगर आपने 2 साल पहले से इसकी भूमिका तैयार की होती तो शायद आज मधेश इतना पीछे नहीं गया होता। मधेश ही नहीं, देश अपनी आर्थिक स्थिति को इतनी बुरी तरह से खो चुका है कि शायद इसको संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा, पर वो आम जनता के लिए है।
औरों के लिए नहीं है, और आम जनता तो पीड़ित हमेशा से रही है। वो आपके साथ चलती है, आपके साथ दौड़ती है, आप एक आवाज देते हैं वो आपके साथ हो लेती है। पर कहीं ना कहीं उनके इस जोश को मैं कहूंगी कि हमारे बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश, अगर इसे एक साथ आप उपयोग करें तो आप देखें निष्कर्ष आपके सामने होगा। पर उस अनुभव को कभी अपने स्वार्थ से जोड़कर, कभी अपने कद से जोड़कर, अभी की स्थिति तो बिल्कुल नहीं थी। मैं मानती हूँ सिकीलाल जी ने कहा कि आप जो पाना चाहते हैं, मैं हमेशा ये चर्चा करती हूँ कि पहली लड़ाई हमारी अगर राज्य से थी तो पहले लेना तो सीखिए, ले तो लीजिए। जब आप ले लेंगे तो बंटवारा भी हो जाएगा। कौन प्रतिनिधि करेगा? आप जो चंद लोग हैं वही प्रतिनिधि करेंगे ना। तो फिर उस प्रतिनिधि के बीच में ही लड़ने की बात, या कट की बात, या महतो जी आगे बढ़ रहे हैं, यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, मान जी आगे बढ़ रहे हैं, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। आपको एक होना चाहिए था। हर छोटा बड़ा जो भी गुट है, जो भी आपके वहां पे लोग हैं लड़ने वाले, जुड़ने वाले, उन्हें एक साथ लेकर जुड़िए और एक नेता। मनीष जी ने कहा था, सर ने भी नाम लिया गांधी जी का, कि एक अधनंगा व्यक्ति भारत को आजादी दिला गया, पर उसमें वो बात थी कि उसकी एक आवाज पे लोग उसके पीछे चल पड़ते थे। तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत तो होनी चाहिए। उस शख्सियत को, उस नेतृत्व को आप में से किसी एक को भी मानना होगा, बनाना होगा, तभी आगे की भी नीति और रणनीति आपकी सफल हो सकेगी। हर बिंदु को हमारे विश्लेषक ने बहुत अच्छे से आपके सामने रख दिया है, और मैं भी वही कहूंगी कि उस वक्त शायद ये संभव नहीं था कि आप पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, अब क्या करना है। वो वक्त शायद ऐसा नहीं था। वो वक्त आपको 2 साल पहले से मिल रहा था, उसका उपयोग आपने नहीं किया। पर अभी आपने समय लिया है। जिस शक्ति संचित करने की बात कर रहे हैं, उसके पहले जन जन से जुड़िए। जनता, मरीज की जनता को मैं जितना समझ सकती हूँ, मैं सोशल मीडिया में उनको जितना जानती हूँ, मेरे पास कभी कभी बात आती है, दीदी आप क्या कह रही हैं, अगर कहें तो हम लोग तो एक एक जिला एक दिन में कब्जा कर सकते हैं। ये जोश है हमारे युवाओं में। उस युवाओं को आप कैसे लेके चल सकते हैं, वो नीति आपको बनानी है। युवाओं का जोश अगर ठंडा होगा तो आप अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए उस बात पर आपको ध्यान देना होगा। उनके बीच में उनकी ही बात लीजिए और उनकी बातों को लेकर के और अपने सभी छोटे बड़े दलों को लेकर के आगे बढ़िए। सफलता जरूर मिलेगी। और इससे ज्यादा शायद 3 मिनट से ज्यादा मैं बोल गई। धन्यवाद।